डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्ट का दूसरा पार्ट, जिसको हम लेबर नाम देते हैं, लेबर कंट्रोल के बारे में पढ़ेंगे। मेरी पिछली क्लास में आपको मैंने मटेरियल कंट्रोल के बारे में पढ़ाया था। कॉस्ट के जो 3 मुख्य पार्ट हैं, मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस, उसमें मटेरियल कंट्रोल आप पढ़ चुके हैं। सेकंड पार्ट है उसका लेबर। तो आज हम लेबर कंट्रोल के बारे में पढ़ना चाहते हैं। हमारी किसी भी कंपनी में किसी वस्तु का हम उत्पादन करते हैं तो उस वस्तु की जो कॉस्ट याद करते हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल सामग्री का होता है, दूसरा महत्वपूर्ण रोल मजदूरी अर्थात श्रम का होता है, और तीसरा महत्वपूर्ण रोल व्ययों का होता है। तो हमारी कंपनी की प्रति इकाई लागत हम निकालते हैं, तो यदि हम इन सब में कंट्रोल करें, इन सब को न्यून करें, तो हमारी लागत न्यून आती है। तो ऐसी स्थिति में किसी भी कंपनी के लिए मजदूरी का भुगतान एक महत्वपूर्ण लागत का तत्व है। तो मजदूरी के भुगतान को किस प्रकार से नियंत्रित करें, ये बातें समझने से पहले आज मैं इस टॉपिक से संबंधित कुछ टर्म्स हैं, कुछ कंसेप्ट्स हैं, जिनका हम अध्ययन करते हैं कि हम हमारी लेबर को मिनिमाइज कैसे करें। ये बातें आपको इसमें पढ़नी है। तो बेसिक कंसेप्ट्स में पहली कंसेप्ट मैंने ली है, वो है लेबर कॉस्ट, श्रम लागत। किसी भी वस्तु के उत्पादन में लगने वाली जो मजदूरी है, उसको मैंने मेरे पिछले वीडियो में आपको बताया था। 2 प्रकार की मजदूरी होती है, डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर। ऐसी लेबर जो हम मजदूरों को उत्पादन कार्य के बदले में भुगतान में देते हैं, जिसको हम प्रोडक्टिव वेजेज के नाम से भी जानते हैं। जो हमारे मजदूरों को उत्पादन कार्य के लिए हमने भुगतान की है, वो हमारी डायरेक्ट लेबर होती है। ये कॉस्ट का महत्वपूर्ण पार्ट है। दूसरा पार्ट है इनडायरेक्ट वेजेस, जिसे हमने अप्रत्यक्ष श्रम के नाम से दिया था। ऐसी मजदूरी जो उत्पादन कार्यों के अलावा अन्य कार्यों के लिए जो हमारी फैक्ट्री में हमने वे किए हैं, भुगतान किए हैं, जैसे हमारे सुपरवाइजर्स की वेतन, कंपनी में कारखाने में काम करने वाले फोरमेन्स का वेतन, हमारी फैक्ट्री में होने वाली अन्य प्रकार के जो मजदूर हैं, साफ सफाई करने वाले कर्मचारी हैं, उनका वेतन मजदूरी, वो सब इस पार्ट में आता है। हमारे कार्यालय स्टाफ में काम करने वाले जो लोग हैं, उनको हमने उत्पादन के अलावा जो भी भुगतान किया है, वो हमारा इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट में आता है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी लेबर कॉस्ट 2 प्रकार की है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और दूसरी इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट को मैंने प्राइम कॉस्ट में शामिल किया था, और इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट को मैंने ओवरहेड्स में आपको शामिल करके बताया था। ये हमारा पहला पार्ट है लेबर कॉस्ट। दूसरी टर्म है ओवर टाइम, अधिक समय, जिसे कि इसके नाम से पता लगता है अधिक समय, अर्थात एक निर्धारित समय से अधिक समय काम करने पर जो हमने मजदूरी का भुगतान किया है, वो इस कैटेगरी में आता है। अतः श्रमिकों के लिए कारखाने में कार्य का सामान्य समय हम निर्धारित करते हैं, जो प्राय है 8 घंटे होता है। यह समय प्रतिदिन या प्रति सप्ताह के हिसाब से भी तय हो सकता है। यदि कोई श्रमिक किसी दिन या किसी सप्ताह में इस समय से अधिक कार्य करता है, तो हम लागत लेखांकन की भाषा में उसे अधिक समय के नाम से जानते हैं। मान लीजिए हमने तय कर रखा है कि मजदूर को प्रतिदिन 8 घंटे काम करना है, तो 8 घंटे से अगर अधिक काम करेगा, जैसे 10 घंटे काम किया, तो 2 घंटे ओवर टाइम कहलाएगा। या मान लो हमें तय कर दें प्रति सप्ताह 48 घंटे काम करना है, और अगर कोई मजदूर 55 घंटे काम करता है पूरे सप्ताह में, तो 7 घंटे हमारे लिए ओवर टाइम आवर्स कहलाते हैं। तो ये ओवर टाइम के संबंध में कारखाना अधिनियम की धारा 59(1) में एक प्रावधान भी दे रखा है, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। यदि कोई श्रमिक किसी दिन 9 घंटे से अधिक या किसी सप्ताह 48 घंटे से अधिक कार्य करता है, तो वह उन दोनों विकल्पों में से अधिक हितकर विकल्प के आधार पर ज्ञात किए गए अधिक कार्य समय के लिए अपनी सामान्य दर की 2 गुनी दर से मजदूरी प्राप्त करने का अधिकारी होता है। मान लीजिए हमने ये कहा कि एक श्रमिक को प्रतिदिन 8 घंटे काम करने होते हैं, और पूरे सप्ताह में मान लीजिए उसने 53 घंटे काम किया, तो फैक्ट्री एक्ट की धारा 59(1) के अनुसार उसकी मजदूरी हम 2 तरीके से निकालेंगे। डे वाइज भी निकालेंगे, अर्थात प्रतिदिन यदि उसने 8 घंटे काम किया नॉर्मल टाइम, 8 घंटे से अधिक काम किया है तो उसका ओवर टाइम होता है। तो प्रतिदिन का ओवर टाइम को हम डबल रेट से कैलकुलेट करेंगे मजदूरी को। और पूरे सप्ताह में अगर की बात करें तो 48 आवर्स का नॉर्मल टाइम कहलाएगा, और 48 आवर्स से अधिक काम किया उसने तो वो हमारा ओवर टाइम कहलाएगा। तो ओवर टाइम की मजदूरी हम डबल रेट से काउंट करते हैं। तो डे वाइज एंड वीक वाइज दोनों तरीके से मजदूरी की गणना करेंगे, और जो मजदूरी ज़्यादा आएगी श्रमिक को भुगतान हम उस रेट से करेंगे। तो ये हमारे कारखाना अधिनियम की व्यवस्थाएं हैं ओवर टाइम के संबंध में।
अब ओवर टाइम की मजदूरी को भी हम दो भागों में बांटेंगे, प्रत्यक्ष है या अप्रत्यक्ष। यदि ओवर टाइम किसी विशिष्ट उपकार्य के लिए किया है, किसी पर्टिकुलर जॉब को पूरा करने के लिए हमने किया है, तो उसकी संपूर्ण मजदूरी है डायरेक्ट वेजेस में हम शामिल करेंगे। लेकिन यदि ओवर टाइम हमने किसी उपकार्य के लिए न करके किसी मौसमी मांग को पूरा करने के लिए किया है या किसी उत्पादन कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए करवाया है, तो ऐसी स्थिति में जो ओवर टाइम मजदूरी का हमने भुगतान किया है उसमें नॉर्मल रेट से जो भुगतान की गई मजदूरी है वो डायरेक्ट वेजेस में जाएगी, और जो डबल रेट से जो भुगतान किया था अर्थात जो एक्स्ट्रा भुगतान किया है वो हमारी अप्रत्यक्ष मजदूरी है, जिसको हम ओवरहेड में शामिल करेंगे। तो इसका लेखांकन हम दो प्रकार से करेंगे, अर्थात किसी विशिष्ट कार्य के लिए है तो डायरेक्ट वेजेस, और अगर किसी सीजनल डिमांड को पूरा करने के लिए किया है या किसी उपकार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए किया है तो जो डबल रेट से भुगतान किया था अर्थात एक्स्ट्रा जो पेमेंट किया हमने, अतिरिक्त मजदूरी जो दी है वो हमारी ओवरहेड में हम शामिल करेंगे। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि कंपनी ओवर टाइम क्यों करवाती है, जब मजदूरी एक्स्ट्रा लगती है तो क्यों करवाई। तो इसके पीछे कुछ कारण हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। इसमें पहला कारण है उत्पादित वस्तु की मांग अधिक बढ़ने पर उसकी पूर्ति कायम रखना हो, अर्थात हमारी वस्तु की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ गई और हम चाहते हैं कि हमारे ग्राहकों को समय पर माल मिलता रहे, तो हम ओवर टाइम करा करके माल की पूर्ति कर सकते हैं। दूसरा जो कारण है श्रमिकों की आकस्मिक अनुपस्थित रहने पर उत्पादन कार्य पूरा करवाने के लिए, मान लीजिए किसी वजह से हमारे मजदूर छुट्टी में रह गई, अनुपस्थित रह गई, तो उस दिन जो कार्य होना था वो हम उपस्थित मजदूरों से ओवर टाइम करवा करके पूर्ण करवा सकते हैं। तीसरा जो मुख्य कारण है शीघ्र नष्ट होने वाली सामग्री का उपयोग किए जाने पर उत्पादन कार्य को पूरा करवाने के लिए कई बार क्या होता है कि हमारे पास कच्चा माल ऐसा है जो खराब हो जाएगा, तो उस कच्चे माल को हमें ठीक से उपयोग में लेने के लिए उसका तैयार माल बनाना आवश्यक हो जाता है। अतः कच्चे माल को जो नष्ट होने वाला है उसको तैयार माल में कन्वर्ट करने के लिए हमें ओवर टाइम करवाना आवश्यक हो जाता है। एक मुख्य कारण और भी आता है, अत्यंत आवश्यक आदेश कोई आ गया, उस आदेश की हमें पूर्ति करनी हो तो हमें ओवर टाइम करवाना होगा। अगर हम उस आदेश को स्वीकार नहीं करें तो कंपनी की साख पर फर्क पड़ सकता है, उसकी गुडविल में कमी आ सकती है, तो हमें ऐसे आदेश स्वीकार करने जरूरी हो जाते हैं। तो हमारे वर्कर्स से हमें ओवर टाइम करवाना जरूरी होता है। और एक मेन कारण आता है हमारे जो फिक्स ओवरहेड है उनका मैक्सिमम उपयोग करने के लिए, अर्थात प्लांट और मशीन को पूरी क्षमता पर उत्पादन कराने के लिए भी हमारी कंपनी ओवर टाइम करवा सकती है। तो ऐसा करने से क्या होगा कि हमारी वस्तु की डिमांड निरंतर चलती रहेगी, प्रोडक्शन प्रक्रिया चलती रहेगी और हमारी प्रति इकाई लागतों को हम न्यून कर सकते हैं, उसमें किफ़ायत कर सकते हैं। नेक्स्ट टर्म आती है हमारे सामने वो आती है आइडल टाइम, कार्यहीन समय। विद्यार्थी को प्रश्न ये पैदा होता है कि कार्यहीन समय है क्या। तो ये उस स्थिति में लागू होता है ऐसी कंपनियां जहां हम समय अनुसार मजदूरी का भुगतान करते हैं, अर्थात अकॉर्डिंग टू टाइम हम वेजेज का पेमेंट करते हैं, तो वहां पर ये स्थिति हमारे सामने पैदा होती है। हमारा तो पेड टाइम है, मतलब जितने समय के लिए हमने मजदूरी का भुगतान किया वो समय, और एक प्रोडक्टिव टाइम अर्थात जितना समय में श्रमिकों ने उत्पादन कार्य किया वो समय, इन दोनों में जो अंतर है वो हमारे लिए कार्यहीन समय कहलाता है। मान लीजिए हम हमारे मजदूरों को 8 घंटे की मजदूरी पे करते हैं और उस दिन उन्होंने काम 7 घंटे ही किया, तो 1 घंटे का जो डिफरेंस है दैट इज आइडल टाइम। तो हम कह सकते हैं कि श्रमिकों को समयानुसार मजदूरी देने पर उनके वास्तविक भुगतान किया गया समय और उनके द्वारा वास्तविक उत्पादन किए गए समय में जो अंतर है वो कार्यहीन समय होता है। और जितना कार्यहीन समय बढ़ेगा हमारी श्रम लागतें भी बढ़ जाएंगी, तो हमें इस कार्यहीन समय को कंट्रोल करना आवश्यक होता है। तो ये कार्यहीन समय किन कारणों से होता है ये आपने को समझना है। इसमें कुछ कारण हैं। पहला है उत्पादन संबंधी कारण, जैसे मशीन में खराबी हो जाने के कारण या बिजली बंद हो जाने के कारण या हमारे औजार या सामग्री जो हैं प्राप्त होने में हमें इंतज़ार करने के कारण या फोरमैन या सुपरवाइजर से निर्देश प्राप्त करने में इंतज़ार के कारण जो समय लगा या औजार बदलने में हमें समय लगा। तो ऐसे कुछ कारण हैं जो उत्पादन संबंधी होते हैं। कुछ कारण ऐसे भी होते हैं जो प्रशासनिक कारण हो सकते हैं। मान लीजिए हमारे प्रबंधकों द्वारा निर्णय लेने में देरी हो रही है या हमारे प्रबंधकों का कंट्रोल है वो अच्छा नहीं है, शिथिल है, तो भी कार्यहीन समय पैदा हो सकता है। इसके अलावा और भी कारण हो सकते हैं, जैसे कारखाने के द्वार से उत्पादन विभाग तक मजदूरों के जाने व आने का समय हो सकता है, या एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जाने या आने में लगने वाला समय हो सकता है, या श्रमिकों के जलपान का खाने का समय ऐसा समय हो सकता है।
या कंपनी में हड़ताल हो जाए, तालाबंदी हो जाए, तो उसकी वजह से भी इनमें डिफरेंस आ सकता है। तो ये हमारे समय कार्यहीन समय कहलाते हैं। ये समय हमारा दो प्रकार का होता है। पहला होता है सामान्य कार्यहीन समय, एक होता है असामान्य कार्यहीन समय। अर्थात ऐसा कार्यहीन समय जो अवश्य होगा, अर्थात हम उस पर नियंत्रण करना चाहें तो भी नियंत्रण नहीं होगा, वह उत्पादन प्रक्रिया के दौरान अवश्यंभावी है, वो होगा, हम उसको सामान्य कार्यहीन समय कहते हैं। जैसे मजदूरों का फैक्ट्री के मेन गेट से उत्पादन स्थल तक जाने में लगने वाला समय, एक विभाग से दूसरे विभाग में आने जाने में लगने वाला समय, औजार बदलने में लगने वाला समय, श्रमिकों के चाय पान का जलपान में लगने वाला समय, ये ऐसा समय है जो निश्चित रूप से होगा, हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, हम इसको सामान्य कार्यहीन समय कहते हैं। और ये हमारे लिए फैक्ट्री ओवरहेड होता है। जब भी हम कॉस्ट शीट बनाएं तो हम इसको फैक्ट्री ओवरहेड में शामिल करेंगे। दूसरा है असामान्य कार्यहीन समय। ऐसा कार्यहीन समय जो हमारे नियंत्रण में था लेकिन हमने उसको नियंत्रित नहीं किया, अर्थात अनियंत्रणीय कह सकते हैं। ये हमारे लिए लागत बढ़ाने वाला होता है, जिसके कुछ कारण मैंने आपको बता सकता हूँ। जैसे मशीन खराब हो गई, या सामग्री हमें प्राप्त नहीं हुई, या लंबे समय तक बिजली फेल हो गई, या हमारी मशीन टूट गई, या प्रबंधकों ने निर्णय लेने में देरी की। ऐसे कुछ कारण हैं जो हम चाहते तो उनको रोक सकते थे, लेकिन हमारी कमजोरी से, या हड़ताल तालाबंदी हो गई, ऐसे कारण हैं जो असामान्य कार्यहीन समय हैं। हम इनसे किसी वस्तु की कॉस्ट को प्रभावित नहीं करेंगे, बल्कि सीधे ही इनको लागत लाभ हानि खाते में ट्रांसफर कर देंगे, इसको लागत का पार्ट नहीं बनाएंगे। अगला कंसेप्ट है लेबर टर्नओवर, श्रम निकासी। विद्यार्थियों, हमारी फैक्ट्री में मजदूर आते हैं तो हमारी फैक्ट्री के अनुसार वो ढल जाते हैं, अर्थात फैक्ट्री की जानकारी हो गई, मशीनों की जानकारी हो गई, वातावरण की जानकारी हो गई, उत्पादन प्रक्रिया की संपूर्ण जानकारी हो गई, वो हमारी फैक्ट्री में ट्रेंड हो गई। तो ऐसे ट्रेंड मजदूर जो हमारे यहाँ काम कर रहे थे, वो मजदूर यदि किसी कारण से फैक्ट्री छोड़ कर चले जाते हैं, अर्थात फैक्ट्री छोड़ कर चले गए या हमने उनको निकाल दिया, कारण कुछ भी हो सकते हैं। ऐसे बहुत से कारण हैं जो फैक्ट्री छोड़ के जा सकते हैं, या हमने उनको निकाल दिया, ठीक है। अब उनको निकालने के पश्चात चूँकि हमें उत्पादन कार्य करना होगा, उनकी जगह हमें नए श्रमिक रखने होंगे। नए रखेंगे तो हो सकता है हमें अनुभवी मिल जाएं, हो सकता है हमें वो नए मिलें, तो हमें नए रखने पड़ेंगे। तो ये जो श्रमिकों का आवागमन है, इससे संबंधित जो दर है उसको हम लेबर टर्नओवर का मतलब यहाँ आने और जाने से है कि हमारी मजदूरों का टर्नओवर, अर्थात फैक्ट्री मजदूरों का आना और फैक्ट्री से मजदूरों का जाना, ये दोनों जितने ज़्यादा होंगे उतनी ही लेबर कॉस्ट बढ़ती है। किसी फैक्ट्री की लेबर टर्नओवर रेट जितनी कम होगी, वो फैक्ट्री लेबर कॉस्ट उतनी ही कम उसकी आएगी। कारण फैक्ट्री से मजदूर छोड़ के जाएगा तो स्वाभाविक है हमें नए रखने होंगे, और जब नए मजदूर रखेंगे तो हमें उनको विज्ञापन करके उनको बताना होगा, उनका इंटरव्यू लेना होगा, उनको काम सिखाना होगा, उनको ट्रेनिंग देनी होगी, उनसे वेस्टेज भी ज़्यादा होगी, मशीन में तोड़ फोड़ भी ज़्यादा हो सकती है, टूट फूट भी हो सकती है, हमें अनेक प्रकार के नुकसान उठाने पड़ सकते हैं, डिसीजन मेकिंग में हमें टाइम लगता है। तो सो मैनी कॉजेज फॉर इट। सो हमें लेबर टर्नओवर को मेंटेन रखना होता है, ये मिनिमम रहे, ये ज़्यादा नहीं चाहिए। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए हमें कुछ रेट्स हैं तय करनी है, निकालनी है कि कौन सी कंपनी की रेट कम है, कौन सी की ज़्यादा है। तो कुछ फॉर्मूले हमने बना रखे हैं जिसके आधार पर हम लेबर टर्नओवर रेट को पढ़ेंगे। पहला है सेपरेशन मेथड, अर्थात एक निश्चित अवधि में हमारी फैक्ट्री से कितने मजदूर पृथक हो गई, अर्थात वो नौकरी छोड़ के चले गई या हमने उनको निकाल दिया, उनकी संख्या क्या है, और उनका उस अवधि में जो फैक्ट्री में काम करने वाले जो एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स हैं उनसे क्या अनुपात है, हम इसको परसेंटेज बेस निकालते हैं तो हमारी सेपरेशन रेट बन जाती है। फिर रिप्लेसमेंट मेथड, अर्थात जो मजदूर फैक्ट्री छोड़कर चले गए थे उनके काम को करने के लिए उनकी जगह हमने कितने मजदूर रिप्लेस किए उस अवधि में, तो नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्लेस्ड, और उस अवधि में एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स कितने थे उनको अगर हम परसेंटेज बेस में निकाल लेते हैं तो ये रिप्लेसमेंट रेट आ जाएगी। तीसरी है फ्लक्स रेट, अर्थात आवागमन दर, हमारी फैक्ट्री से एक निश्चित अवधि में कितने श्रमिक फैक्ट्री छोड़कर गए और उनके स्थान पर कितने मजदूर उस कार्य को करने के लिए फैक्ट्री में हमने अपॉइंट किए, उन दोनों का उस औसत श्रमिकों से जो परसेंटेज बनती है हम उसको फ्लक्स रेट के नाम से जानते हैं। और अगर मान लीजिए ये अवधि हमारी वीकली है या मंथली है या हम कहें कि क्वार्टरली है, तो हम इसको एनुअल रेट में कन्वर्ट कर दें,
तो मान लीजिए हमने 1 महीने की रेट निकाली तो हम उसको एनुअल में कन्वर्ट करेंगे, हमने 3 महीने की निकाली तो भी हम एनुअल में कन्वर्ट करेंगे। तो इक्विवेलेंट एनुअल रेट क्या होगी, लेबर टर्नओवर रेट, हमें ये भी निकालनी है। तो इनको कैसे निकालें, कैसे समझें, ये हम अभी समझेंगे। हमने एक एग्जाम्पल लिया है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ। महीने के शुरू में 190 कर्मचारी हमारी फैक्ट्री में थे। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज क्विट ड्यूरिंग द मंथ, इस महीने में नौकरी छोड़ कर चले गए 2। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज डिस्चार्ज, जिनको हमने काम से निकाल दिया 6। नंबर ऑफ वर्कर्स इंगेज्ड ड्यूरिंग द मंथ, इस महीने में नए कर्मचारी लगाए 28, इंक्लूडिंग 24 ऑन अकाउंट ऑफ एक्सपेंशन स्कीम, अर्थात इन 28 में से 24 तो नए काम के लिए लगाए हैं। तो देखा जाए तो 4 मजदूर ऐसे हैं जो इन 2 और 6 की जगह हमने रिप्लेस किए हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारी विभिन्न प्रकार की लेबर टर्नओवर रेट्स कैसे निकालें, ये अपने को समझना है। तो सबसे पहले हमें इसमें निकालना होगा एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स ड्यूरिंग द पीरियड। तो देखिए हमारे पास वर्ष इस महीने के शुरू में 190 थे, 2 चले गए, 6 चले गए और उनकी जगह नए आ गए 24। तो स्टूडेंट्स वर्ष के अंत में मजदूर हो गए 190 में से गए 8 तो 182 और 182 में हमने 24 जोड़ दिए। सो डियर स्टूडेंट, आप देखा कि हमारे पास वर्ष के शुरू में 190 थे, 2 ये चले गए, 6 ये चले गए, 28 नए आ गए। तो 190 माइनस 2 माइनस 6 प्लस 28, तो वर्ष के अंत में हो गए 210। और वर्ष के शुरू में 190, तो हमने दोनों को जोड़ करके 2 का भाग दे लिया, तो ये एवरेज वर्कर्स आ गए ड्यूरिंग द पीरियड 200। अब हमें सेपरेट रेट निकालनी है। फॉर्मूला हमारे पास लिखा हुआ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज सेपरेटेड ड्यूरिंग द पीरियड। तो सेपरेट कितने हुए, 2 तो ऐसे थे जो क्विट हो गए और 6 को हमने निकाल दिया, तो 2 तो एक थे और 6 हमने निकाल दिया। और एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स हैं 200 और इंटू किया हमने इसको 100 से, तो ये निकाल लेंगे। अर्थात 8/200 गुणा 100 बराबर 4%। हमारी ये जो रेट है ये 4% आई। इसको हम चेंज करेंगे एनुअली रेट में। तो एनुअल इक्विवेलेंट एनुअल रेट निकालनी हो हमें, तो जो भी रेट हमने निकाली है, जैसे हमने 4% निकाली, अब अगर ये मंथली है तो हम इसमें मंथ का भाग देंगे और 12 से गुणा कर देंगे। अगर ये डेज वाइज निकाली है हमने तो डेज का भाग देकर 365 से गुणा कर देंगे। और अगर ये वीक्स की निकाली है तो जितने वीक की थी वीक का भाग देकर 52 वीक हैं हम उसे गुणा कर देंगे। तो प्रेजेंट क्वेश्चन में अगर इसको निकालें हम तो ये रेट हमारी मंथली थी, तो एक रेट आई 4%, मंथली है हमारी रेट, तो ये 1 महीने की थी, तो 1 से गुणा करके इसे निकाल सकते हैं। और डेज के हिसाब से निकालें तो जैसे मान लीजिए हमारे डेज जो हमने देखे कि हमारे 30 दिन है मान लीजिए, तो इंटू 365 ऐसे कर देंगे इसको, तो डेज में आ गई। मंथ में निकालें तो 1/12 1/12 कर देंगे हम, तो 48% आ जाएगी। तो डेज में निकाले तो आएगी 48.67% हो गई। हम राउंड फिगर में चाहें तो आप 360 से भी इसको गुना करके दिखा सकते हैं। तो मैंने इसको डेज में निकाल दिया, 4 थी, 1 महीने में 30 दिन है, इंटू 365, तो ये 48.67% हमारी एनुअल रेट बन गई। ये रेट जितनी ज़्यादा होती है उतनी ही कंपनी के लिए नुकसानदायक होती है। तो थी हमारी लेबर सेपरेशन रेट। सेकंड है लेबर रिप्लेसमेंट रेट। स्टूडेंट्स आप देखिए कि हमारी फैक्ट्री में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज रिप्लेस ड्यूरिंग द पीरियड अपॉन एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ड्यूरिंग द पीरियड इंटू 100 यूँ करके निकालनी होती है। तो कितने एम्प्लॉय हमने रिप्लेस किए देखना है। तो 2 क्विट हुए थे, 6 हमने निकाल दिए, 8 हो गए, 8 की जगह है 28 लगाई, लेकिन 24 तो इसमें नए काम के लिए हैं। तो देखा जाए तो एक्चुअल में इस काम को करने के लिए 4 मजदूर लगाए। तो नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्लेस्ड है 4 डिवाइड बाई एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स, तो ये हमने अभी याद किए थे 200 और इंटू 100, तो हमारी रेट आ जाएगी 4/200 गुना 100 बराबर 2%। और इसको इक्विवेलेंट में अगर हम निकालें, इक्विवेलेंट एनुअल रेट, इक्विवेलेंट एनुअल रेट अगर हमें निकालनी हो तो जो भी रेट हमने याद की है वो रेट डिवाइड बाई नंबर ऑफ डेज, ये कितने समय के लिए थी। तो मैंने आपसे बताया कि 1 महीने की थी, 30 दिन की थी, तो इसको 365 से गुणा कर दिया हमने, 2/30 गुना 365, तो ये लगभग आएगी 24.33%। तो इस तरीके से हम रिप्लेसमेंट कॉस्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। अर्थात जो मजदूर सेपरेट हो गए थे वो 48% थे और उनको काम को करने के लिए 24% के रेट वाले मजदूर हमारे पास आए हैं, जिसका मतलब हमारे पास मजदूर अनुभवी आए हैं। तो ये रेट कंपनी के लिए अच्छी है।
तीसरी है लेबर फ्लक्स रेट, अर्थात नंबर ऑफ सेपरेशंस प्लस नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट्स डिवाइड बाई एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स ड्यूरिंग द पीरियड इनटू 100। तो स्टूडेंट देखिए नंबर ऑफ सेपरेशन जो थे हमारे क्वेश्चन में थे कुल मिलाकर के 8, अर्थात 2 मजदूर तो ऐसे थे जो क्विट हो गए थे, वो 6 हमने निकाल दिए थे, तो 2 और प्लस 6 ये तो वो थे जो सेपरेशन में थे। रिप्लेसमेंट में 4 मजदूर हमारे पास आए तो मैंने 4 कर दिया। एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स है 200 और इंटू 100 कर दिया, तो मैंने इसको निकाल दिया 6 और 2 8 4 12, 12/200 गुना 100 और अर्थात 6%। हमारी ये जो रेट है फ्लैक्स रेट ये 6% रही, अर्थात मजदूरों की रिप्लेसमेंट रेट और मजदूरों की जो 6% रेट थी इन दोनों के योग के बराबर ये रेट आती है, इसको हम 6% कहेंगे। ये मंथली है, हमें इसको इक्विवेलेंट रेट में बदलना हो, इक्विवेलेंट एनुअल रेट, तो हमारी रेट 6 आई है। क्योंकि हमने डेज में निकाली है तो डिवाइडेड बाई 30 और इंटू 365 ये एनुअल डेज हो गई, हम इसको निकालते हैं तो ये 73%, अर्थात समानार्थी वार्षिक समानार्थी दर हमारी 73% के करीब आएगी। तो इस तरीके से हम लेबर से संबंधित जो रेट है वो निकाल सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स आपने इसकी जो टर्मिनोलॉजी मैंने आपको बताई लेबर कंट्रोल की, पहले थी आपकी लेबर कॉस्ट, दूसरी पढ़ी आपने ओवर टाइम, तीसरा आपने पढ़ा आइडल टाइम, चौथा पढ़ा आपने लेबर टर्नओवर, और अब पांचवी जो बात आएगी वह है रेम्यूनरेशन मेथड्स एंड इंसेंटिव्स। ये मैं आपको मेरे अगले लेक्चर में पढ़ाऊँगा। आपने ये बेसिक बातें जो समझी, ये लेक्चर अगर आपके समझ में आया तो इसको आप लाइक व सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपने ध्यान से सुना इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।